हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आज हमारा टॉपिक है उदारवाद। उदारवाद से अभिप्राय है कि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र है, वो व्यक्ति को मानता है। वह राज्य, समाज व सभी संस्थाओं को मानव कल्याण का साधन मानता है और समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र मानकर किया जाना चाहिए मानता है। साथ ही यह कहता है कि व्यक्ति है वो साध्य है तथा राज्य क्या है, साधन। तथा वह इस बात का भी प्रतिपादन करता है कि राज्य द्वारा व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात वह व्यक्ति को स्वतंत्र प्रदान करने की बात करता है। यह एक जीवन दृष्टि है, जीवन का क्रम है, मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति है जिसमें अनेक मान्यताओं, आदर्श व संस्थाओं को शामिल किया गया है। उदारवाद का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उदारवाद का घर है वो इंग्लैंड को कहा जाता है। यह विचारधारा व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद और व्यवहार बहुलवाद जैसी विचारधाराओं के अंतर्गत आती है। उदारवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें वह रूढ़िवादी परंपराओं, धार्मिक संस्थाओं आदि को इस रूप में परिभाषित करना चाहती है जिससे कि व्यक्ति को अधिकतम विकास उपलब्ध हो सके। या फिर उदारवाद है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने का आयाम है। यह औद्योगिक क्रांति, पूंजीपति वर्ग के उदय, नव जागरण, समाज सुधार के रूप में या उनमें परिवर्तन करने के रूप में उत्सर्जित हुई थी। उदारवाद है वो मनुष्य को सबसे अधिक महत्व देती है। आगे है उदारवाद के सिद्धांत। उदारवाद के सिद्धांत है मानवीय विवेक में यह आस्था रखता है। यह इतिहास व परंपराओं का विरोध करता है। वो कहता है कि इतिहास में जो घटित हुआ है, जो हमारी ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करती हैं, हमें उनका परित्याग कर देना चाहिए। मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास करता है। वो कहता है कि मनुष्य वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्ति को साध्य तथा समाज व राज्य को वो साधन मानता है। यानी उदारवाद ये कहता है कि समाज व राज्य मनुष्य के कल्याण के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। यह लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करता है। ये कहते हैं कि शासन की पद्धति वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। साथ ही ये कानून की प्रधानता को भी महत्व देता है, क्योंकि उदारवाद का मानना है कि अगर हम व्यक्ति को स्वतंत्रता देना चाहते हैं तो उसके लिए कानून की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श। उदारवाद ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर धर्म है वो थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि राज्य में सभी नागरिकों को अपनी मर्जी से अपने धर्म का अनुसरण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आगे व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास। उदारवाद कहता है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र पैदा किया है और उन स्वतंत्र होने के कारण व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह प्रकृति द्वारा दिए गए सभी अधिकारों पर बिना किसी रोकथाम के उनका प्रयोग कर सके। अंतरराष्ट्रीय विश्व शांति में विश्वास। उदारवाद ये कहता है कि संपूर्ण विश्व है वो एक परिवार है, हमें आपस में सहयोग से कार्य करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम वर्तमान परिस्थिति में देखें तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय विश्व शांति में जो उदारवाद की प्रतिक्रिया है वह बहुत अधिक मायने रखती है, क्योंकि वर्तमान विश्व जिस अदृश्य बीमारी से लड़ रहा है उसके लिए संपूर्ण विश्व को एक होना जरूरी है। दूसरा, मनुष्य है या चाहे वो देश हो या फिर कोई भी संस्थाएं हैं, वो आपस में विद्रोह न करके एक दूसरे के सहयोग से कार्य संपन्न करें और उदारवाद इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर कार्य करती है। आगे हमारा टॉपिक है उदारवाद के प्रकार। उदारवाद के दो प्रकार हैं, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत जो उदारवाद है उनके विचारक हैं जॉन लॉक, J.S. मिल और होब हाउस। जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। उदारवाद कहता है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता भी होनी चाहिए,
उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, समाज में बिना किसी भेदभाव के रहने का अधिकार हो, आर्थिक संसाधनों पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार हो, शादी करने, अपने बच्चों का पालन पोषण करने की स्वतंत्रता हो, जातीय स्वतंत्रता हो, राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो, अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता हो तथा राजनीतिक स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि वह अपना जीवन है वो अच्छे से यापन कर सके। दूसरा, उदारवाद परंपरागत उदारवाद में वैचारिक अभिव्यक्ति और प्रतिनिधित्व शासन का समर्थन करता है। विचार अभिव्यक्ति और प्रतिनिधित्व शासन का जो समर्थक है वो J.S. मिल द्वारा किया गया है। दूसरी है आधुनिक जनतांत्रिक उदारवाद। इसके जो थिंकर हैं वो है T.H. ग्रीन। देखो दोस्तों, परंपरागत उदारवाद है वो राज्य को व्यक्ति के विकास के लिए एक साधन मानती है, या फिर वह राज्य के अस्तित्व को, या फिर वो राज्य के ऊपर, राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल को पूर्ण तरह नकारती है। लेकिन आधुनिक जो उदारवाद है वो कहती है कि राज्य एक नैतिक संगठन है, जो राज्य एक व्यक्ति के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अर्थात अगर हम व्यक्ति का विकास करना चाहते हैं, व्यक्ति के पूर्ण विकास का अगर हम आयाम प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि हम राज्य को भी महत्व प्रदान करें। फ्रेंड्स, साथ में जो आधुनिक उदारवाद है वो कहती है कि जो वर्तमान परिस्थितियों में हमारी औद्योगिक क्रांति के रूप में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उन्हें हम जनतांत्रिक उदारवाद के रूप में ही परिभाषित कर सकते हैं। साथ ही वह राज्य को व्यक्ति के लिए आवश्यक भी मानता है, क्योंकि उसका ये मानना है कि अगर किसी भी संस्था का अस्तित्व है तो वह व्यक्ति के लिए है। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा, T.H. ग्रीन कहता है कि परंपरागतवादी विचारों का पूर्णतः विरोध नहीं होता, लेकिन वह साथ में ये कहता है कि अगर हम राज्य और व्यक्ति दोनों को अगर महत्व देते हैं तो ये दोनों ही एक साथ मिलकर अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही उदारवाद ये कहता है कि राज्य है वो जन कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित हो सकता है, और ये तभी होगा जब व्यक्ति राज्य को भी अपने डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का मौका दे, या फिर उसे माने कि राज्य भी मेरे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर व्यक्ति का नैतिक विकास करना है तो वह राज्य में ही हो सकता है, क्योंकि राज्य द्वारा ही व्यक्ति को अज्ञानता, शराबखोरी, भूखमंगी जैसी बाधाओं से दूर करने में हेल्प प्रदान करता है। इतना ही नहीं, वह कानून का निर्माण भी करता है, वर्ग हित का कार्य भी करता है, समस्त जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक कार्यक्रम करता है।